हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो एमपी जीके से रिलेटेड हम यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। एमपी जीके से रिलेटेड जो है आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त हमने 150 क्वेश्चन पर ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, जिसमें हमने 3 वीडियो बनाई है। तो अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो सिक्योरिटी पेपर मिल है वो कहाँ देखने को मिलता है। जैसे कि नेपानगर है, आपका देवास है, अमलई है और होशंगाबाद है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो बी आपका सही आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? बी। यहाँ आपका देवास सही आंसर हो जाता है। देवास में आपको क्या देखने को मिलता है? सिक्योरिटी पेपर मिल। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे पास, वर्तमान में मध्य प्रदेश की पंचायती राज्य व्यवस्था कितने स्तरीय है। देखिए, किसी भी राज्य में जो है पंचायती राज्य व्यवस्था होती है, जैसे कि नगर पंचायत की भी होती है और ग्राम पंचायत की भी होती है। तो नगर निगम वाली भी होती है और ग्राम पंचायत भी होती है। तो यहाँ पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज्य व्यवस्था है वो कितने स्तरीय है। तो इसका सही आंसर है क्या आएगा? 3 स्तरीय। ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे पास, देश के 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नहीं मिलती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सीमा नहीं बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, ऑप्शन में है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश का मैप, तो मध्य प्रदेश के मैप के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वालों में उत्तर प्रदेश आपको उत्तर में देखने को मिलता है। उत्तर में आपको क्या देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश। ये उत्तर पश्चिम की ओर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ आपको देखने को मिलेगा राजस्थान। फिर नीचे आ जाते हैं, राजस्थान के नीचे तो आपको गुजरात देखने को मिलेगा, जो कि सबसे कम बाउंड्री बनाता है। सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य क्या है? आपका गुजरात है। उसके बाद मध्य प्रदेश के दक्षिण में अगर आप पाते हैं तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलती है? महाराष्ट्र राज्य देखने को मिलता है। और अगर आप मध्य प्रदेश के पूर्व में जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़। इस तरीके से ये 5 राज्य हो जाते हैं जो मध्य प्रदेश के चारों ओर से सीमा बनाते हैं। देखिए, उत्तर में क्या है? आपका उत्तर प्रदेश है, जिसके सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। ये आंसर याद रखना कि मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। और राजस्थान सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है एमपी के साथ। ये याद रखना कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? तो राजस्थान की लगती है। फिर उसी के साथ ये चीज़ भी याद रखना कि जो गुजरात है वो मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। और यहाँ झाबुआ और अलीराजपुर, एक है आपका झाबुआ और एक आपको क्या देखने को मिलते हैं? अलीराजपुर। झाबुआ और अलीराजपुर 2 ऐसे ज़िले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो मध्य प्रदेश से ही निर्मित हुआ है। मध्य प्रदेश के 16 जिले से ही 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। और नीचे दक्षिण में तो आपको क्या देखने को मिलते हैं? दक्षिण में आपको महाराष्ट्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग किलोमीटर है। देखिए, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये आपको पहले तो मैं आपको याद भी करवा देता हूँ। सबसे पहले तो आप 3 याद रखें, ठीक है? 3, उसके बाद 0, 8, 2, 4, 5। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 3,08,200
45 वर्ग किलोमीटर ये देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर 45 की जगह आपको 52 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन याद रखें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक लगाएंगे। अगर 45 दिया हुआ है तो 45 लगाएंगे, 52 दिया हुआ है तो 52 लगाएंगे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो है आपको 45 ही लगाना है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो आप 45 को ही सही आंसर मानेंगे। तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश का पूरा एरिया फैला हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या है? मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या पूछी गई है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। एक और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आपका क्या दिया है? 7,26,026,08,9। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना 7,26,26,809, 7,26,26,809 याद कर लेना। 7,26,26,809 ये मध्य प्रदेश की क्या हो जाएगी? आपकी जनसंख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मध्य प्रदेश की जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है प्रश्न यहाँ पर, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4,280 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 4,280 किलोमीटर है। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरते हैं? कितने राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर संख्या की बात करें मध्य प्रदेश में तो 14 राष्ट्रीय राजमार्ग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में किस योजना के तहत सचल औषधियों की स्थापना की गई? आदिवासी क्षेत्र जो होते हैं, है ना, आदिवासी क्षेत्र, यहाँ पर एक योजना चलाई गई थी। उस योजना का क्या नाम था? सचल औषधालय, है ना। औषधि मतलब औषधि वहाँ तक पहुँचाई जाती हैं, जितनी भी दवाइयाँ होती हैं ना वो आदिवासी क्षेत्रों तक पहुँचाया जाता है। तो उस योजना की स्थापना किस नाम से की गई थी वो आपसे पूछा गया है। तो उसका नाम था जीवन ज्योति। जीवन ज्योति, क्या नाम है उसका? जीवन ज्योति। तो याद रखना सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। मतलब मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में जिस योजना को चलाया जाता था उस योजना का क्या नाम है? जीवन ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती थी? मतलब ये है आपकी पत्रिका, ये मासिक पत्रिका है, मतलब हर महीने पर एक पत्रिका आती है, मासिक पत्रिका है, और ये जिसका नाम था पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह इसका नाम है, मासिक पत्रिका है। और प्रश्न ये पूछा गया है कि ये जो पत्रिका है ये किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती थी? तो इसको प्रकाशित किया जाता था भारत भवन द्वारा। भारत भवन द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी यहाँ पर सही आंसर होने वाली। ये मासिक पत्रिका है ना, नाम याद रखना, क्या बोल रहा हूँ मैं? पूर्वाग्रह। इसको भारत भवन द्वारा प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है, द नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल नेपानगर किस जिले में आता है? मतलब ये द नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल है, यहाँ पर पेपर मिल है, जो न्यूज़पेपर होते हैं उसके पेपर कहाँ पर बनाए जाते हैं? नेपानगर, नेपानगर जो मिल है यहाँ बनाए जाते हैं। अब यहाँ इस मिल में आपसे ये पूछा गया है कि जो नेपानगर मिल है, न्यूज़ प्रिंट नेपानगर जो मिल है वो किस ज़िले में आती है? तो देखो ज़िले की अगर हम बात करें तो ये कहाँ आती है? बुरहानपुर ज़िले में आती है। बुरहानपुर ज़िले की अगर हम बात करें तो बुरहानपुर ज़िले का गठन 2003 में किया गया था खंडवा ज़िले से। कौन से ज़िले से किया गया था? खंडवा ज़िले से किया गया था। कब किया गया था? 2003 में किया गया था। और बुरहानपुर में ही आपको क्या देखने को मिलता है? बुरहानपुर में ही आपको देखने को मिलता है असीरगढ़ का किला। ये चीज़ भी याद रखना, आसा नामक राजा द्वारा बसाया गया था असीरगढ़ का किला। आसा नामक जो राजा थे वो अहीर वंश से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश के 50 जिलों में से कितने ज़िले ऐसे हैं जो कभी किसी न किसी
देसी रियासत का हिस्सा रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें केवल 50 जिलों की ही बात हो रही है। वर्तमान में आपको कितने जिले देखने को मिलते हैं? 52 जिले। तो यहाँ पर अपन 52 जिले कर देते हैं कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से कितने जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी रियासत में बटे हुए थे। देखो, अगर हम बात करें तो जिस समय मध्य प्रदेश का गठन हुआ या जिस समय भारत का गठन हुआ, उस 1947 की बात हो रही है, उस समय जो है भारत में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी। उन रियासतों को विलय करने के बाद ही जो है अलग अलग राज्यों का गठन किया गया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो किन किन रियासतों में आते थे। तो ऐसे टोटल कितनी रियासतें थी? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी 34 ऐसी रियासतें थी जिसमें मध्य प्रदेश के जिले अलग अलग क्षेत्रों में, उस समय जिले तो थे नहीं वो, है ना। मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में जिले हैं वो उस समय अस्तित्व में नहीं थे, उस समय वो रियासत के रूप में थे। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में रियासत के रूप में बटे हुए थे। तो ऐसे जो है वो 34 रियासतों में बटे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असत्य है? देखिए, आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म असत्य है। तो यहाँ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपको कहाँ देखने को मिलता है? इंदौर। ये चीज़ सही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कभी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपको कहाँ देखने को मिलता है या इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो इंदौर में की गई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कृषि कॉम्प्लेक्स आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये भी आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है। ये ऑप्शन भी आपका सही है। फिर उसके बाद जो है चर्म कॉम्प्लेक्स कहाँ देखने को मिलता है? देवास में देखने को मिलता है। ये भी सही है। लेकिन यहाँ ऑप्शन जो सी है, मतलब हाईटेक कॉम्प्लेक्स, ये आपको ग्वालियर में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि असत्य पूछा गया है तो असत्य कौन सा है आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी, है ना, सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्लाह के नाम पर रखा गया है? मौलाना बरकतुल्लाह के नाम पर रखा गया है। तो ये सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी है, कौन है आपकी? मौलाना बरकतुल्लाह के नाम पे रखा गया है। तो किस विश्वविद्यालय का नाम रखा है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो उस विश्वविद्यालय का नाम है आपका भोपाल विश्वविद्यालय। कौन सी है वो? भोपाल विश्वविद्यालय। तो याद रखना, भोपाल विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित किया गया है, ठीक है। भोपाल विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित किया गया है, मौलाना बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय उसका नाम रखा गया है। तो ये चीज़ याद रखना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, समारोह और उनके आयोजन स्थल का कौन सा जोड़ा असत्य है? मतलब यहाँ पर समारोह दिए गए हैं और उसके सामने वो समारोह कहाँ आयोजित होता है वो भी दिया गया है। आपको असत्य पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा समारोह असत्य दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तानसेन समारोह। तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ होता है? ग्वालियर में, ठीक है। तानसेन की समाधि भी कहाँ देखने को मिलती है? ग्वालियर में देखने को मिलती है। तानसेन के बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे था, ठीक है। तानसेन नगरी किसे कहा जाता है? ग्वालियर को कहा जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो पहला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है? असत्य पूछा है। तो ये पहला आंसर तो सही है कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है? ग्वालियर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखो ध्रुपद संगीत समारोह। देखिए, ध्रुपद संगीत का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? ग्वालियर से हुआ है। ध्रुपद संगीत का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? ग्वालियर से हुआ है। लेकिन ध्रुपद संगीत समारोह कहाँ होता है? भोपाल में होता है। ध्रुपद संगीत समारोह कहाँ होता है? भोपाल में होता है। और ये जो ध्रुपद संगीत समारोह है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें गुरु और शिष्य के बीच में प्रतियोगिता होती है। ये जो ध्रुपद समारोह है, इसमें क्या होता है? गुरु और शिष्य के बीच में जो है संगीत के आधार पर क्या की जाती है? प्रतियोगिता की जाती है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि ध्रुपद संगीत का प्रारंभ ग्वालियर से हुआ है, लेकिन ध्रुपद संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो आयोजन होता है भोपाल में। तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें जो है हमारे पास, अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कालिदास संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है? उज्जैन में। कालिदास संगीत
समारोह, ये कहाँ होता है? ये उज्जैन में होता है। कहाँ होता है? उज्जैन में। तो ये तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है? अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। और अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है मैयर। मैयर, और मैयर कहाँ आता है आपका? सतना में, ठीक है। मैयर कहाँ आता है आपका? सतना में आता है। और मैयर की अगर हम बात करें तो इसको संगीत राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? मैयर को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है लावा मिट्टी किसे कहा जाता है। यहाँ प्रश्न ये पूछा गया है कि लावा मिट्टी किसे कहा जाता है। तो लावा मिट्टी की अगर हम बात करें तो लावा मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। देखिए वैसे तो काली मिट्टी को जो है लावा मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को जो है भर्री मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को जो है कनहर मिट्टी भी कहा जाता है। ये सब काली मिट्टी के नाम हैं। पहला थोड़ा सा देखते हैं कि काली मिट्टी का निर्माण किस तरीके से और कहाँ कहाँ आपको एमपी में देखने को मिलेगा, कि एमपी में कहाँ कहाँ आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। तो देखिए एमपी में अगर आप देखेंगे, उसी के साथ अगर आप देखोगे मैप के अकॉर्डिंग, अगर मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग दिखाऊं तो मैप के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ और किस तरीके से आपको मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले मालवा का ये जो पठार है, मालवा का पठार, यहाँ सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। फिर ये आपका नर्मदा घाटी है, ये वाला एरिया आपका नर्मदा घाटी है। नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये मालवा का पठार है, ये उच्च मध्य प्रदेश है, ये बुंदेलखंड है और ये बघेलखंड है, ठीक है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये उच्च मध्य प्रदेश में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है। मालवा के पठार में पाई जाती है काली मिट्टी, ठीक है। ये वाला एरिया जो है यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर वाला भाग बुंदेलखंड वाली बात करें तो यहाँ मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। बघेलखंड वाली बात करें, ये वाला एरिया यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। अब बात करते हैं, यहाँ पूछा गया है लावा मिट्टी किसे कहा जाता है। तो लावा मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। देखिए काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी को हम कपास मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को हम भर्री मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को हम रेंगून मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को हम लावा मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जल भरण क्षमता या जल को ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? काली मिट्टी में पाई जाती है। कपास की फसल इसमें अच्छी होती है। और काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से होता है। किससे होता है? ज्वालामुखी से होता है, याद रखना। ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा निकलता है, उस लावा से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी बनती है। ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा विशेष खाद्यान्न उत्पादक कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो यहाँ पर जो है बात की जा रही है कि जो मध्य प्रदेश में कृषि के लिए योगदान बढ़ाने के लिए, या कृषि के क्षेत्र में योगदान बढ़ाने के लिए, कृषि का उत्पादन अधिक मात्रा में करने के लिए, लोगों को कृषि की ओर प्रोत्साहन करने के लिए कौन सी विशेष खाद्यान्न तरीके का उत्पादन या कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो वो था थ्रस्ट। क्या था? थ्रस्ट नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो नाम याद रखना यहाँ पर आप बस, कि थ्रस्ट नाम का कार्यक्रम कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये कृषि से संबंधित है। कृषि खाद्यान्न, खाने वाले अन्न जो हैं उनको उत्पादित करने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया था उसका नाम क्या? थ्रस्ट। तो ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम बात बताएं साक्षरता में, तो एमपी में जो महिलाओं की साक्षरता रेट है वो पुरुषों की तुलना में अधिक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना कि जो एजुकेशन रेट है वो जो फीमेल है उनका बेटर है, किसकी तुलना में? मेल की तुलना में। तो ये चीज़ याद रखना। और कुल की अगर हम बात करें, महिला पुरुष कुल का मिला के अगर देखें तो एमपी का जो एजुकेशन रेट है, साक्षरता दर आपको देखने को मिलती है
मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 70.63। क्या देखने को मिलती है? 70.63 देखने को मिलती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? देखिए यहाँ प्रश्न पूछा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो मध्य प्रदेश में वर्षा की अगर हम बात करें या एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया वाइज मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली आप देख सकते हैं मैप में कि मध्य प्रदेश में एरिया वाइज आपको वर्षा कहाँ सबसे कम और कहाँ सबसे अधिक देखने को मिलती है। इसको आप पहले 3 एरिया में डिवाइड कीजिए, ये वाला एरिया इस तरीके से, ठीक है। इसको इस तरीके से डिवाइड करने के बाद एमपी को डिवाइड किया है हमने। फिर उसके बाद ये जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर कम वर्षा होती है, ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ये औसत वर्षा वाला क्षेत्र है, ये औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। और ये है आपका ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यहाँ अधिक वर्षा होती है ना। ये वाला पूरा क्षेत्र अधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। उसके अंतर्गत आप यहाँ आते हैं नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम जिला जिसके अंतर्गत आप आता है आपका पंचमढ़ी, एकमात्र हिल स्टेशन है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगी? सबसे ज़्यादा बारिश। यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर तक बारिश देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा बारिश होती है पंचमढ़ी में, यहाँ सबसे ज़्यादा। और सबसे कम तो आपको पता है भिंड में भी एक क्षेत्र आता है गोहद, क्षेत्र का नाम क्या है? गोहद। यहाँ सबसे कम बारिश देखने को मिलती है ना। और पंचमढ़ी में सबसे ज़्यादा लगभग 200 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है डी। क्या होने वाला है? डी, पंचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद कोरंडम का स्थान होता है, मतलब हीरा सबसे कठोर होता है, उसके बाद होता है आपका कोरंडम। तो ये खनिज है, जो एक प्रकार का ये खनिज है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है? मतलब ये जो खनिज है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है? जिले के ऑप्शन ऊपर 1 नंबर पर है पन्ना, फिर है सीधी, दमोह और शहडोल। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होने वाला है सीधी। सीधी जिले में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कोरंडम। ये भी एक धातु है, खनिज पदार्थ है ये भी, है ना। तो ये हीरे के बाद दूसरे नंबर का सबसे कठोर पदार्थ आपको खनिज आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? आपसे पहले राज्यपाल पूछा है। हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही हैं, संभाल रही हैं। क्योंकि अगर वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, लेकिन मध्य प्रदेश का केवल कार्यभार ही संभाल रही हैं। नया राज्यपाल जो है नियुक्त किया जाएगा एमपी में, क्योंकि अगर हम बात करें लालजी टंडन, उनकी डेथ हो जाने के पश्चात मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल को कार्यभार सौंपा गया है। नया राज्यपाल जो है जल्द ही नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? राज्यपाल। इसके बाद है आपकी पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पंडित रविशंकर शुक्ल की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। यहाँ पर 2 ऑप्शन एक साथ एक जैसे ही दिए हुए हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ये मध्य प्रदेश के पहले कौन रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। साथ ही साथ पंडित रविशंकर शुक्ल की अगर हम बात करें तो जो संसद है, दिल्ली में जो संसद है, वहाँ पर इनकी प्रतिमा भी देखने को मिलती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो डॉक्टर रविशंकर शुक्ल हैं, इनकी प्रतिमा भी आपको कहाँ देखने को मिलती है? इनकी प्रतिमा आपको संसद भवन में देखने को मिलती है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में इनके नाम का विश्वविद्यालय भी बना हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में इनके नाम का विश्वविद्यालय भी है पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम से, ये भी याद रखना। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये अनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं।
अनिर्वाचित, ये चीज़ याद रखना। अनिर्वाचित मुख्यमंत्री, इनको मनोनीत किया गया था, इनको सहमति से चुना गया था और मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखते हैं जो प्रश्न था हमारा वो था मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है। तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ये मध्य प्रदेश के पहले कौन रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही हैं सरला ग्रेवाल। कौन रही हैं? सरला ग्रेवाल। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही हैं, सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही हैं, ये चीज़ भी याद रखना। और मध्य प्रदेश के पहले जो राज्यपाल रहे हैं वो है पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है विंध्य का पठार मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक भूभाग को कहा जाता है? मतलब ये विंध्य का पठार किसे कहा जाता है? विंध्याचल या विंध्याचल पर्वत श्रेणी तो आपकी अलग हो जाती है, यहाँ पठार की बात की है, क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी तो आपको रीवा पन्ना के पठार से लेकर कहाँ देखने को मिलती है? धार जिले तक देखने को मिलती है। तो यहाँ प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, आप उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। मैप के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आप मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पूछा गया है कि विंध्य पठार कहाँ पर है। तो ये तो आपकी देखिए, यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ से लेकर धार जिले तक, यहाँ तक विंध्याचल पर्वत श्रेणी फैली है। ये क्या है आपकी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। नीचे यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी फैली हुई है। क्या फैली हुई है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। और यहाँ से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। लेकिन आपसे पूछा गया है विंध्य प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये कहलाता है विंध्य का पठार। विंध्य का पठार। और इसी के साथ देखेंगे तो ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। ये पूरा एरिया कौन सा है? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। तो आपसे पूछा है कि विंध्य का पठार किस प्राकृतिक भाग में आता है? तो बुंदेलखंड के पठार में आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? यहाँ पर आपसे गलत पूछा गया है। क्या पूछा गया है? गलत। कौन सा बेमेल है ये आपसे पूछा गया है। मतलब आपसे नॉर्मली क्या पूछा जा रहा है? गलत। देखिए, सबसे पहले भरथरी की गुफाएं। भरथरी की गुफाएं कहाँ पर है? उज्जैन में है। बिल्कुल इसका आंसर सही है। भरथरी की गुफाएं उज्जैन में ही देखने को मिलती हैं। जहाज महल कहाँ देखने को मिलता है? तो जहाज महल आपको मांडू में देखने को मिलता है ना। मांडू, इसको अपन मांडू भी लिखेंगे तो मांडू में देखने को मिलता है। ये भी सही है आपका। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ देखने को मिलती हैं? उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में देखने को मिलती हैं। कितनी गुफाएं हैं उदयगिरी की गुफाएं? विदिशा में 20 गुफाएं हैं। पहली गुफा और 20 नंबर की गुफा ये जैन धर्म से संबंध रखती है। लेकिन 2 नंबर से लेकर तो 18 नंबर तक की गुफा, मतलब टोटल 18 गुफा हिंदू धर्म से संबंध रखती हैं। ये उदयगिरी की गुफाएं हैं जो कि विदिशा में है। लेकिन यहाँ ज्योतिर्लिंग पूछा गया है आपसे। देखिए, ज्योतिर्लिंग आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? 2 ज्योतिर्लिंग है ना। भारत में टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12। उसमें से एमपी में कितने आते हैं? 2। अब वो 2 कहाँ कहाँ आते हैं? एक तो खंडवा में आता है और एक कहाँ आता है? एक उज्जैन में आता है, ठीक है। अमरकंटक में कोई भी अमरकंटक में नहीं आता आपका कोई भी ज्योतिर्लिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि ए आपका गलत है। ज्योतिर्लिंग आपको अमरकंटक में नहीं, या तो खंडवा में देखने को मिलेगा या आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसकी 2 खंडपीठ हैं। एक खंडपीठ आपको इंदौर में देखने को मिलती है और दूसरा खंडपीठ कहाँ है? आपसे ये पूछा गया है कि एक खंडपीठ तो इंदौर में है। देखिए, खंडपीठ की अगर हम बात करें तो खंडपीठ का मतलब शाखा। आपके उच्च न्यायालय आपको कहाँ देखने को मिलती है? जबलपुर में। जबलपुर में उच्च न्यायालय है, उसकी 2 शाखाएं हैं। एक शाखा आपकी इंदौर में है और एक शाखा आपकी कहाँ है? एक शाखा आपकी ग्वालियर में है, ठीक है। एक खंडपीठ ग्वालियर में और एक और तीसरा खंडपीठ खोला जा रहा है कहाँ पर? भोपाल में। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि 2 खंडपीठों में से, जो वर्तमान में 2 खंडपीठ हैं, एक इंदौर में है तो एक कहाँ है आपकी? दूसरी ग्वालियर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का पहला उर्वरक संयंत्र मध्य प्रदेश के
मध्य प्रदेश के विजयपुर नामक स्थान पर है। तो ये विजयपुर नामक स्थान कहाँ पर है ये पूछा गया, क्योंकि प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का पहला उर्वरक संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर में है। तो ये विजयपुर कहाँ है, तो विजयपुर आपको देखने को मिलता है गुना में। कहाँ देखने को मिलता है, गुना में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य, 8वीं से लेकर तो 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेलो राजाओं द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और कितने मंदिर बनाए गए थे, 85 मंदिर बनाए गए थे। लेकिन अब वर्तमान में कितने मंदिर बचे हुए हैं ये प्रश्न पूछा गया है। तो जब मंदिरों का निर्माण हुआ था उस समय 85 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में आपको 22 मंदिर ही देखने को मिलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास देश में सफ़ेद शेर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। सफ़ेद शेरों की बात हो रही है कि जो देश में सफ़ेद शेर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कहाँ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया। सफ़ेद शेरों की बात हो रही है यहाँ पर। सफ़ेद शेर मध्य प्रदेश में ही कहाँ पाए जाते हैं, कहीं से लाए नहीं जाते हैं, मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते थे बांधवगढ़ में। ठीक है, उमरिया में आता है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, उमरिया ज़िले में आता है। तो ये चीज़ याद रखें। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि क्या सुमेलित नहीं है। तो देखिए पंचमढ़ी तवा नदी के किनारे है, ये सही है आपका। विदिशा बेतवा नदी के किनारे है, ये भी सही है आपका। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है, ये भी सही है। लेकिन ए आपका गलत है, क्योंकि देवास जो है इंद्रवती नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना। उज्जैन, अब इसमें से 3 चीज़ आप याद कर लें यहीं पर। पहला तो आप ये याद करें कि उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे है, विदिशा बेतवा नदी के किनारे है, और पंचमढ़ी जो है तवा नदी के किनारे है। ठीक है, ये सही। तो सही आंसर क्या होने वाला है आपका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। यहाँ पर भी आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा यहाँ पर नहीं जमता है। देखिए राजघाट बांध की बात करें तो ये बेतवा नदी पर है, ये सही है आपका। राजघाट बांध आपका कहाँ पर है, बेतवा नदी पर है। गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में आता है, जो चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। फिर बाण सागर परियोजना सोन नदी पर चल रही है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों की संयुक्त परियोजना है। तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। लेकिन सही आंसर क्या नहीं है आपका, बारना परियोजना। बारना परियोजना तो बारना नदी पर ही है, बारना परियोजना तो बारना नदी पर ही है, और बारना नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि बारना परियोजना या जो बारना बांध है वो बारना नदी पर ही है, लेकिन जो बारना नदी है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर ए सी जो है आपका सही होने वाला है। आंसर यहाँ पर क्या सही होने वाला है आपका, सी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। यहाँ पर कौन मेल नहीं खाता है, फिर से आपसे प्रश्न पूछा गया है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात, सॉरी दुग्ध धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात। तो दुग्ध धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और कहाँ पर है, अमरकंटक में है। तो ये तो आपका सही हो जाता है। दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, और नर्मदा नदी के साथ साथ कहाँ है, ये अमरकंटक में है। तो ये तो आपका सही हो जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं चचई जलप्रपात। चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है। कौन सी नदी पर है, बीहड़ नदी पर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है ये, जो कि रीवा जिले में है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है चचई जलप्रपात, जो कि बीहड़ नदी पर है। बीहड़ नदी टोंस नदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखना। रीवा जिले में आती है, ये भी याद रखना। और इसकी लंबाई 130 मीटर है। कितने मीटर है, 130 मीटर है, ये भी याद रखना। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, चचई जलप्रपात की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात। फिर आता है आपका
भेड़ाघाट जलप्रपात। और भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ आता है? तो भेड़ाघाट जलप्रपात आता है आपका नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर आता है। और कहाँ आता है? जबलपुर में आता है। तो ये भी आपका क्या हो जाता है? ये भी आपका सही हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पूछ रहा है आपका कि जो कपिल धारा जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात है वो भानगढ़ में है। ये गलत है, क्योंकि कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और अमरकंटक में है। कहाँ पर है ये? अमरकंटक में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ये भानगढ़ में नहीं है, ये जो है कपिल धारा जलप्रपात अमरकंटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास आवास युक्त झुंझी मुक्त नामक आवास परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई थी? तो मध्य प्रदेश के किस शहर में इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी आवास युक्त झुंगी मुक्त नामक आवास परियोजना की शुरुआत भोपाल से की गई थी। कहाँ से? भोपाल से की गई थी। यहाँ अगर आप देखेंगे इसका आंसर गलत दिया हुआ है तो इसको करेक्ट कर लेंगे अपन पीडीएफ में। इसका सही आंसर क्या है? भोपाल से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस स्थान में ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के किस स्थान पे जो है ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो ये की गई है चित्रकूट। कहाँ की गई है? चित्रकूट। तो चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये चीज़ याद रखें, चित्रकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास विश्वविख्यात खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा कब कराया गया था? मतलब जो विश्व विख्यात खजुराहो के मंदिर हैं उनका निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा कब करवाया गया था? तो ये करवाया गया था 1950 और से आपका 1050 के मध्य में इनका निर्माण करवाया गया था। तो ये चीज़ याद रखना, मतलब लगभग 20वीं शताब्दी से लेकर तो 11वीं शताब्दी के मध्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें, सही आंसर आपको देखने को मिलेगा इसमें बी आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैग्नीज ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? मैग्नीज। कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। तो बात हो रही है मैग्नीज की, बात हो रही है किसकी? मैग्नीज की। और सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका बालाघाट में। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। अब रख भी आपको बालाघाट में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? यहाँ पर भी पूछा गया है कौन सा जोड़ा बेमेल है। अम्लई कागज उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये सही है। वेला ढीला आपका लोहा है, इसके लिए जाना जाता है, ये भी सही है। और मझगांव हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो भीमबेटिका हैं, ये तो भीमबेटिका की गुफा आपको देखने को मिलती है। भीमबेटिका की गुफा आपको देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ है? बालाघाट में है। कहाँ पर है मैग्नीज सबसे ज़्यादा? बालाघाट में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है वर्ष 2001 और 2011 के दौरान इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला रहा है। इस दिशा में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला था? आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि इंदौर जिले की हुई थी, लेकिन दूसरे नंबर पर किस जिले की वृद्धि हुई थी? तो इसका आंसर है झाबुआ सेकंड नंबर पे रहा था जनसंख्या वृद्धि में। ये चीज़ आपको याद रखना। फर्स्ट नंबर पे कौन रहा था? इंदौर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना है ना? सबसे बड़ी नदी परियोजना है
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। तो देखिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। देखिए अगर हम परियोजना की बात करें तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना सरदार सरोवर परियोजना है, लेकिन ये कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। और हमसे कहाँ की पूछा है, हमसे पूछा है मध्य प्रदेश की। और इन तीनों ऑप्शनों में से, क्योंकि सरदार सरोवर परियोजना को आप हटा दीजिए, ये तो आपकी गुजरात में चली जाएगी, बाकी गांधी सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना, तीनों परियोजना एमपी में देखने को मिलती है। और इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, इंदिरा सागर परियोजना। कौन सी, इंदिरा सागर परियोजना। कहाँ पर है ये, खंडवा में। कहाँ पर चल रही है, खंडवा में। कौन सी नदी पर चल रही है, तो ये चल रही है आपकी, कौन सी नदी पर चल रही है, तो ये चल रही है आपकी नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है आपका, सही आंसर होने वाला है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश का पहला ऐसा अभ्यारण्य जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया हो। देखिए मध्य प्रदेश में नॉर्मली या सभी स्टेटों में क्या होता है कि नेशनल पार्क को हम प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी अभ्यारण्य को भी प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ दिया जाता है। प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है कि पहले अभ्यारण्य को नेशनल पार्क बनाया जाता है, फिर नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा जाता है। लेकिन कभी कभी डायरेक्टली अभ्यारण्य को क्या किया जाता है, नेशनल प्रोजेक्ट परियोजना से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ा गया है, तो वो कौन सा है आपका, वो है आपका रातापानी। रातापानी अभ्यारण्य जिसको प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ा गया है। और ये रातापानी अभ्यारण्य है कहाँ, रायसेन में। कहाँ पर है, रायसेन में। तो ये चीज़ भी याद रखना, रायसेन में आपको रातापानी अभ्यारण्य देखने को मिलता है। ठीक है, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है, रायसेन में, जो कि एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिहीन निर्धन महिलाओं की सहायता के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की जो भूमिहीन निर्धन महिलाएं हैं, जिनके पास भूमि उपलब्ध नहीं है, ऐसी महिलाओं की सहायता के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, तो उस परियोजना का नाम है आपका आयुष्मती परियोजना। क्या नाम है उसका, आयुष्मती परियोजना, आयुष्मती परियोजना या योजना, ये चीज़ याद रखना। तो सही आंसर क्या होने वाला है आपका, बी यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया या चलाया जा रहा अंत्योदय कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम। क्या, दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम। दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम। परियोजनाओं से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हुई हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देखें, प्ले लिस्ट में आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है मध्य प्रदेश का पहला बांध कौन सा है। देखिए मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे बांध देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पहले बांध की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश का पहला बांध कौन सा है, पगारा बांध। पगारा बांध कहाँ पर देखने को मिलेगा, मुरैना में। कहाँ देखने को मिलेगा, मुरैना में। मध्य प्रदेश का पहला बांध पगारा बांध, याद रखना प्रश्न पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का पहला बांध पगारा बांध कहाँ पर है, जिला मुरैना में। कहाँ पर है, जिला मुरैना में है। ठीक है, कब बनाया गया था, 1927 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1927 में बनाया गया था, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ी जनजाति निम्नलिखित में से किस जनजाति को घोषित किया है। देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 3 जनजातियों को पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। अब वो 3 जनजाति कौन सी हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक सहरिया जनजाति, एक बैगा जनजाति और एक भारिया जनजाति, इन जनजाति को जो है पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। सहरिया जनजाति, बैगा जनजाति और भारिया जनजाति, इन 3 जनजाति को जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। तो सही ऑप्शन क्या होने वाला है आपका, सही ऑप्शन होने वाला है आपका सी। ये 3 जनजाति हैं जिनको पिछड़ी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होती हुई जाती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होते हुए
जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर लगातार सर्वाधिक काल तक कौन बने रहे हैं। तो देखिए 1 नवंबर 1956 से अब तक सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, एक मुख्यमंत्री के तौर पे, तो वो रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं आपके शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ये आपके सबसे लंबे मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। लगातार की अगर हम बात करें तो ये 13 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। दिग्विजय सिंह जो हैं वो 10 साल तक लगातार रहे थे। दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। दिग्विजय सिंह 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं और ये लगातार 10 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। रविशंकर शुक्ल तो बता चुका हूँ, ये पहले मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। पहले मुख्यमंत्री कौन है, रविशंकर शुक्ल हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है आपका, सही आंसर होने वाला है आपका सी, शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है पुरी आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो पुरी आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। पुरी के कोणार्क मंदिर की भांति मध्य प्रदेश के उमरी और मडखेरा में भी सूर्य मंदिर देखने को मिलते हैं। जैसे आपको कोणार्क मंदिर देखने को मिलता है वैसे ही आपको मध्य प्रदेश की उमरी और मडखेरा में भी सूर्य मंदिर देखने को मिलता है। ये स्थान किस जिले में आता है, आपसे ये पूछा गया है कि ये स्थान किस जिले में आता है। जैसे कि आपसे पूछा है ये जो कोणार्क मंदिर है, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, ऐसा ही मंदिर आपको सूर्य मंदिर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, आपको उमरी में देखने को मिलता है और आपको मडखेरा में देखने को मिलता है। लेकिन ये उमरी और मडखेरा दोनों हैं कहाँ, दोनों का जिला पूछा है तो दोनों कहाँ आते हैं, टीकमगढ़ में आते हैं। कहाँ पर आते हैं, टीकमगढ़ में आते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है। मध्य प्रदेश में अलग अलग सम्मान दिए जाते हैं। आदिवासी कला, लोक कला और परंपरा कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है, ये पूछा गया है। तो देखिए ये दिया जाता है आपका तुलसी सम्मान। कौन सा सम्मान दिया जाता है, तुलसी सम्मान दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, भोपाल के निकट मंडीदीप देश में प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया है। लेकिन ये जो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है ये किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है कि भोपाल के निकट जो मंडीदीप देखने को मिलता है, हालांकि ये मंडीदीप रायसेन में आता है, इसमें देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, ये पूछा गया है। तो ये मतलब स्थापित तो किया गया है रायसेन में, मंडीदीप में, लेकिन किस देश की सहायता से इसको स्थापित किया गया है, तो इसको जापान की सहायता से स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से, जापान की सहायता से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस स्थान पर देखने को मिलती है। देखिए धूपगढ़ की अगर हम बात करें तो धूपगढ़ तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर ही देखने को मिलेगी हमको, है ना, तो क्योंकि धूपगढ़ भी हमको वहीं देखने को मिलते, तो धूपगढ़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर देखने को मिलेगी। ठीक है, सही आंसर इसका क्या होने वाला है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सी। यहाँ पर भी इसको सही करना है, करेक्शन यहाँ पर क्या होगा, सी, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर धूपगढ़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाबा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है। देखिए भाई जानापाबा की पहाड़ी कहाँ आती है, तो जानापाबा की पहाड़ी आती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर। लेकिन वो जानापाबा की पहाड़ी लोकेटेड कहाँ है, उस समय कहाँ स्थित है जहाँ पर जानापाबा की पहाड़ी एमपी में आपको देखने को मिलती है, तो उस समय ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जानापाबा की पहाड़ी कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये मालवा के पठार में देखने को मिलेगी। जानापाबा की पहाड़ी कहाँ है, मालवा के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है बुंदेलखंड का पठार, है ना। इसके बाद देखते हैं ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, तो ताप्ती नदी आपको ही पता है बैतूल के मुल्तई से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बैतूल के मुल्तई से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बैतूल के मुल्तई से आपकी कौन सी नदी निकलती है, आपकी जानापाबा जो है आपकी ताप्ती नदी निकलती है। याद रखना 724 इसकी लंबाई है, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, 724। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
ग्रीष्म काल में मध्य प्रदेश का कौन सा सर्वाधिक गर्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब सबसे ज़्यादा गर्म स्थान पूछा है। गर्मी के समय सबसे ज़्यादा गर्म स्थान मध्य प्रदेश में कौन सा देखने को मिलता है। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ग्वालियर वाला क्षेत्र देखने को मिलता है ना, पूरा ग्वालियर वाला क्षेत्र, ग्वालियर संभाग वाला जो भिंड मुरैना ग्वालियर नीचे आ जाएगी गुना विदिशा, ये जो है आपका सबसे गर्म क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ग्वालियर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शीतकाल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान। देखिए आपको ही पता है कि सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान कौन सा है आपका, पंचमढ़ी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश भी यहीं पर होती है। लगभग कितने 200 सेंटीमीटर यहाँ बारिश आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है खारमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देखिए ये कौन सा नेशनल पार्क है जो आपको खारमोर पक्षी के लिए जाना जाता है, तो ये है सैलाना। कौन सा है, सैलाना। सैलाना यहाँ पर सैलाना खरमोर पक्षी के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, सैलाना आपका खरमोर पक्षी के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। इसको अपन जो है अभ्यारण्य के रूप में जानते हैं, वर्तमान में किस रूप से जानते हैं, इसको अभ्यारण्य के रूप में जानते हैं। तो सैलाना अभ्यारण्य खरमोर पक्षी के लिए जाना जाता है ना, ये चीज़ आपको याद रखना। तो इसी के साथ हमारे जो है आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।